हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल एम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना मैम और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूं। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि हिंदी में जिसे हम अलंकार कहते हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं अलंकारों को अंग्रेजी में सीखेंगे। अंग्रेजी में अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशंस क्या है, कौन कौन से कितने प्रकार के अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स यानी एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से उनका यूज किस तरह से कर सकते हैं, उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वही सब आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार क्या होता है। तो हिंदी में जान लेते हैं। परिभाषा के द्वारा किसी भी साधारण सी बात को और अधिक प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसी तरह से उसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसी को अलंकार कहते हैं। अब हम जान लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की अंग्रेजी में डिफिनेशन क्या होती है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फॉर्म ऑफ अ ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यानी किसी भी साधारण सी बात को जब हम बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से कहना चाहते हैं और उस ढंग से कहने के लिए हम जिन शब्दों को यूज करते हैं, तो उन्हीं शब्दों को फिगर्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम जान लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि जो अलंकार होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में हम अलंकारों को किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है सिमली। सिमली यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। यानी किसी चीज़ की जिसमें उपमा दी जाती है उसे हम सिमली बोलते हैं। नंबर सेकंड आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर जिसका मतलब होता है रूपक अलंकार। क्या मतलब होता है, रूपक अलंकार। नंबर 3 पे आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर बोलना, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 4 पे आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास अलंकार। जिसमें विरोध की भावना आती है वहाँ पे ऑक्सीमोरोन अलंकार होता है। नंबर 5 पे आता है पर्सनोफिकेशन यानी संबोधीकरण अलंकार। तो वो हमारा पर्सनोफिकेशन अलंकार होता है। नंबर 6 पे आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। यानी हम जब किसी वस्तु को संबोधन करके बोलते हैं तो वो अलंकार हमारा एपोस्ट्रॉफी अलंकार होता है। नंबर 7 पे आता है ओनोमेटोफिया यानी कि ध्वन्यात्मक अलंकार, जिसमें ध्वनि प्रदर्शित होती है। उस अलंकार को ओनोमेटोफिया अलंकार कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इन सभी अलंकारों की डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन ऑफ ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड हिंदी विद एग्जाम्पल्स। सभी अलंकारों की यानी सभी फिगर्स ऑफ स्पीच की परिभाषा को हम लोग देखेंगे। किस तरह से देखेंगे, उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 सिमली। सिमली यानी उपमा अलंकार। तो सिमली की जो डिफिनेशन होती है उसे हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे। इन अ सिमली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स that are similar at least in one point. It is introduced as, like, so, as, so, as.
यानी कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर भी दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है और उनमें कम से कम उन दोनों में एक विशेषता एक जैसी पाई जा रही है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उसे हम पहचानेंगे कैसे? उसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपको ध्यान देना है कि लाइक, सो, एज एंड सो एज, ये वर्ड्स जहाँ कहीं भी आ रहे हैं सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सिमली का एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, माई लव इज लाइक रेड रोज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है वो है लाइक, यानी इस सेंटेंस में लाइक का यूज हुआ है। दूसरी बात है ध्यान देने की, लव और रेड रोज, इन दोनों की तुलना एक साथ की गई है। माई लव इज लाइक रेड रोज, यानी मेरा प्यार लाल गुलाब के जैसा है। दोनों ही खूबसूरत होते हैं, तो उन दोनों की तुलना एक जैसे की गई है। यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सिमली का एग्जाम्पल है। नंबर 2 देखते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जो जीवन है वो कैसा है? स्वप्न के जैसा होता है। लाइफ एंड ड्रीम, यानी जीवन और स्वप्न की तुलना एक साथ की गई है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर यानी इस सेंटेंस में भी लाइक का यूज किया गया है, तो हमारा ये सेंटेंस भी सिमली का एग्जाम्पल कहा जाएगा। नंबर 3, ही फॉट एज अ लायन, वह शेर की तरह लड़ा। एज अ लायन, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है एज, और ही यानी उसकी तुलना किससे की गई है? शेर से की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने की बात है वो है एज, यानी एज यहाँ पे लगा हुआ है इस सेंटेंस में। हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस भी हमारा सिमली का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 4, हिज वॉइस इज सो स्वीट एज हनी, उसकी आवाज़ इतनी मीठी है जैसे कि शहद। तो यहाँ पर आवाज़ की तुलना शहद से की गई है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो है इस सेंटेंस में जो सो का यूज हुआ है, यानी सो के यूज हो जाने से ये सेंटेंस हमारा सिमली में आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा सिमली का है। नंबर 5, माई सिस्टर इज एज लॉन्ग एज मी, यहाँ पर मेरी बहन और मेरी तुलना की गई है, यानी हम दोनों की तुलना किस चीज़ से की गई है? लंबाई से की गई है, यानी हम दोनों की लंबाई एक जैसी है। और साथ में यूज किया गया है एज का, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस भी हमारा सिमली का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है हमारा मेटाफर, यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की जो डिफिनेशन है वो देख लेते हैं। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two objects are compared but words like as, so as not used, यानी मेटाफर में भी कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है, लेकिन उसमें लाइक, एज, सो या सो एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी मेटाफर एक गुप्त उपमा है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना बिना एज, लाइक, सो या सो एज के होती है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पर तुलना तो की जा रही है या उपमा दी जा रही है किसी चीज़ को किसी चीज़ की, लेकिन वहाँ पर एज, लाइक, सो या सो एज का यूज नहीं किया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस जो हमारा है वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है? मेटाफर का है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम, यानी कि जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पे जीवन की तुलना किससे की गई है? स्वप्न से की गई है, यानी जीवन को स्वप्न की उपमा दे दी गई है। लेकिन इस सेंटेंस में लाइक, एज, सो या सो एज का यूज नहीं हुआ है। उपमा दी गई है लेकिन उन वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है जो वर्ड्स हमारे सिमली फिगर ऑफ स्पीच में आए थे। तो ये सेंटेंस हमारा कौन से फिगर ऑफ स्पीच का होगा?
ये होगा हमारा मेटाफर का एग्जाम्पल। नंबर सेकंड देखते हैं, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। यहाँ पर फ्रेंडशिप की जो तुलना है वो किससे की गई है? ट्री से की गई है, यानी एक वृक्ष से की गई है। लेकिन इसे सीधा सीधा एक शेल्टरिंग ट्री की उपमा दे दी गई है। तो फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यहाँ पर उपमा दी गई है, लेकिन सो एज, लाइक या सिमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज नहीं किया गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है? मेटाफर का एग्जाम्पल। अब नंबर 3 पे आते हैं, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी जंगली कानून का एक प्रकार होता है बदला लेना। तो बदला लेने को जंगली कानून से तुलना की गई है, यानी बदले को जो उपमा दी गई है वो दी गई है वाइल्ड जस्टिस की। तो इस सेंटेंस में भी लाइक, एच, सो या सो एच का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उपमा दी गई है, तुलना की गई है। तो ये सेंटेंस भी हमारा मेटाफोर का एग्जाम्पल है। अब नंबर 4 पे देखते हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ पर जीवन की जो तुलना है वो फूलों की सेज से नहीं की गई है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जीवन को फूलों की सेज नहीं कहा जाता है या जीवन फूलों की सेज नहीं होता है। ऐसी तुलना, जीवन की तुलना फूलों के सेज से की जा रही है। तो ये सेंटेंस भी हमारा मेटाफोर का एग्जाम्पल है। अब नंबर 5 देखते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को हमारे भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है कि वो भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास को शेक्सपियर की उपमा दे दी गई है, लेकिन इस सेंटेंस में भी लाइक, सो एज या एज का यूज नहीं किया गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है? मेटाफोर का है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 आता है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी हिंदी में जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ाकर या घटाकर कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। डिफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच that uses exaggerated or extravagant statement to create a strong emotional response। यानी कि जहाँ कहीं भी किसी भी बात को अगर हम या कोई और व्यक्ति अत्यधिक बढ़ाकर बोल रहा है या अत्यधिक घटाकर बोल रहा है और वास्तव में वैसा है भी नहीं, फिर भी बढ़ाकर या घटाकर बोला जा रहा है किसी भी बात को, तो वहाँ पर कौन से अलंकार का यूज हो रहा है? हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं घोड़ा भी खा जाऊँ। तो यहाँ पर भूख को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि जैसे मैं घोड़ा भी खा जाऊँ। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं घोड़े को भी खा जाऊँ। तो यहाँ पर बात को बहुत ही अधिक बढ़ाकर बोला गया है, जबकि कोई भी इंसान घोड़े को नहीं खा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ाकर बोला गया है। तो यहाँ पर जो अलंकार का यूज हुआ है, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, वो है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, यानी अतिशयोक्त अलंकार यहाँ पर लगाया गया है। नंबर 2 देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू दिस 20,000 टाइम्स, यानी मैं ये तुमसे 20,000 बार कह चुका हूँ या कह चुकी हूँ। 20,000 टाइम्स, तो यहाँ पर किसी बात को 20,000 टाइम्स यानी बहुत अधिक बढ़ाकर बोला गया है, जबकि इतना ज़्यादा बार कोई भी किसी भी बात को किसी से भी नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी बात को बहुत अधिक बढ़ाकर बोला गया है
कि आई हैव टोल्ड यू दिस 20,000 टाइम्स। तो यहाँ पर भी हमारा जो अलंकार यूज हुआ है वो है हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 देखते हैं। ही इज ओल्डर देन द हिल्स। ही इज ओल्डर देन द हिल्स, यानी वो पहाड़ियों से भी ज़्यादा बूढ़ा है या वो पहाड़ियों से भी ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर भी बात को बहुत अधिक बढ़ाकर बोला गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा हाइपरबोल का एग्जाम्पल बन जाता है। इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4 देखते हैं। आई विल डाई इफ शी आस्क मी टू डांस। मैं मर जाऊंगा अगर उसने मुझसे डांस करने को कहा। आई विल डाई इफ शी आस्क मी टू डांस, यानी यदि मुझसे उसने नाचने को यानी डांस करने को कह दिया तो मैं मर जाऊंगा। अब आप यहाँ पे खुद देखिए कि क्या डांस करने से कोई मरता है? कोई नहीं मरता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने, जिसने भी ये बात बोली है, बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोली है। तो यहाँ पर जो अलंकार यूज हुआ है वो है हमारा हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा हाइपरबोल का एग्जाम्पल बन जाता है। अब नंबर 5 देखते हैं। शी इज एज बिग एज एन एलिफेंट। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोला गया है कि वह इतनी बड़ी है जितनी कि हाथी। क्या कोई हाथी के जैसा बड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे हाथी के जैसा बड़ा बनाकर बोला गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। तो यहाँ पर भी हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस सेंटेंस में भी अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है नंबर 4 पर्सनोफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। पर्सनोफिकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें हम किसी भी बात या किसी भी विचार या किसी भी वस्तु का वर्णन इस प्रकार से करते हैं जैसे कि उसमें जान हो, तो उसे ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। A personification is a figure of speech in which a thing or a idea is represented as a person or by the human form, यानी किसी भी छोटे से विचार या बड़े विचार को या किसी भी निर्जीव वस्तु का वर्णन मानव की तरह किया जा रहा है, यानी किसी जीवित वस्तु की तरह किया जा रहा है, तो वो हमारा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच की श्रेणी में आ जाता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, इज द बेस्ट टीचर यानी अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उसका ज्ञान अपने अंदर रख सकते हैं, तो उसे हम निर्जीव में ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे हमने क्या संज्ञा दे दी? एक टीचर यानी सबसे अच्छे अध्यापक की संज्ञा दे दी, यानी अनुभव को सबसे अच्छा अध्यापक बता दिया गया, जान डाल दी उसमें। यानी अनुभव जो होता है वो हमारा सबसे अच्छा अध्यापक होता है, और ये सत्य भी है। तो ये हमारा पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नंबर 2 देखते हैं। अ लाई हैज नो लेग्स। अ लाई हैज नो लेग्स यानी कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। जो झूठ होता है वो एक प्रकार का दोष है, अवगुण है, जो कुछ लोगों में होता है, लेकिन उस झूठ के जो है वो पैर नहीं होते हैं। तो पैर नहीं होना यानी उसे एक जीवित व्यक्ति की तरह बता दिया गया। तो ये सेंटेंस भी हमारा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल का है। अब नंबर 3 देखते हैं। एनेक्सिटी इज सिटिंग
ऑन हर फेस। एनेक्सिटी मीन्स होती है बेचैनी। इज सिटिंग ऑन हर फेस यानी उसके चेहरे पे बेचैनी दिखाई दे रही थी या उसके चेहरे पे बेचैनी फैली हुई थी। तो बेचैनी जो होती है वो कोई जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनेक्सिटी यानी एक विचार को, एक महसूस करने की वस्तु को हमने जीवित अवस्था में बता दिया है। तो ये सेंटेंस में भी जो यूज हुआ है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, यानी यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है किसी एक विचार का। तो ये सेंटेंस भी हमारा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का है। अब नंबर 4 देखते हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अ डाइंग किंग यानी मरता हुआ राजा। अथॉरिटी मरते हुए राजा का साथ जो है समृद्धि भी नहीं देती है। किसी भी राजा की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी समृद्धि, उसकी संपत्ति और उसका जो भी उसके पास विरासत होती है वो उसकी एक अलग से पहचान होती है। परंतु किसी भी मरते हुए राजा को वो जो अथॉरिटी होती है वो भूल जाती है, मरते वक्त वो उसका साथ नहीं देती है। तो अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग यानी मरते हुए राजा को अथॉरिटी भूल जाती है। तो यहाँ पर भी अथॉरिटी यानी समृद्धि और विरासत को एक जीवित अवस्था का रूप दिया गया है। तो ये भी हमारा पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5 देखते हैं। आई एम अ डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ। पृथ्वी और जल ये दोनों ही निर्जीव में आते हैं क्योंकि ये मनुष्य नहीं है। जीवित अवस्था में हम इनको महसूस कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल से हमारी जान बचती है, पृथ्वी में हम रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हम जीवित की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और मैं यहाँ पर अपने आप को ये बता रही हूँ कि मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ, यानी पृथ्वी और जल को जीवित अवस्था में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पृथ्वी और जल का मानवीकरण हो गया। तो ये सेंटेंस भी हमारा पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नंबर 5 पे आता है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। संबोधन यानी किसी भी चीज़ को हम संबोधित करके अगर बुलाएं तो वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी बोला जाएगा। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द ऑप्शन और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी जब हम किसी भी निर्जीव वस्तु या किसी भी निर्जीव विचार को संबोधित करते हैं, यानी उसे एक पुकार कर बुला रहे होते हैं, वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे ही हम संबोधन अलंकार कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, ओ लव हु नीड्स यू। यहाँ पर प्यार को संबोधित किया गया है। ओ लव यानी प्यार को एक जीवित वस्तु की तरह बुलाया जा रहा है। ओ लव हु नीड्स यू। ओ प्यार तुम्हें कौन चाहता है। हु नीड्स यू यानी तुमको किसकी ज़रूरत है। तो ये एग्जाम्पल हमारा है एपॉस्ट्रॉफी अलंकार का, यानी एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर निर्जीव वस्तु या किसी फीलिंग को या किसी विचार को संबोधित किया जा रहा है एक जीवित वस्तु की तरह। नंबर 2 देखते हैं। कम ऑन फोन गिव मी अ रिंग। यानी फ़ोन से कोई बोल रहा है कम ऑन फोन, कि फ़ोन तुम जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे निर्जीव वस्तु से कोई बात कर रहा है, उसे पुकार रहा है और उससे बोल रहा है गिव मी अ रिंग, यानी मुझे एक घंटी दो। तो यहाँ पर भी एपॉस्ट्रॉफी अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 देख लेते हैं। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दी चार्म्स। यहाँ पे सॉलिट्यूड को बुलाया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। वेयर आर दी चार्म्स यानी सुंदरता कहाँ है। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दी चार्म्स।
तो किसी निर्जीव वस्तु को यहाँ पे बुलाकर क्या बोला जा रहा है कि उसकी सुंदरता कहाँ है। तो यहाँ पर भी एपॉस्ट्रोफी अलंकार है। नंबर 4 देखते हैं, ओ ग्रेव वेयर आर द विक्ट्री। अब यहाँ पर ओ ग्रेव यानी ग्रेव मीन्स होती है कब्र, तो कब्र को बुलाया जा रहा है, कोई संबोधित करके बोल रहा है, ओ ग्रेव, अरे कब्र, वेयर आर द विक्ट्री, जीत कहाँ पर है। ओ ग्रेव वेयर आर द विक्ट्री, कोई कब्र को संबोधित करके बोल रहा है, वेयर आर द विक्ट्री यानी कि जीत कहाँ है। तो यहाँ पर भी हमारा एपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड। यहाँ पे डार्कनेस यानी अंधेरे को क्या बोल रहा है कोई, माय ओल्ड फ्रेंड। हेलो डार्कनेस, हेलो अंधेरे, माय ओल्ड फ्रेंड यानी मेरे पुराने मित्र, वो उसे अपना दोस्त बता रहा है। डार्कनेस यानी अंधेरे को, निर्जीव वस्तु को या निर्जीव विचार को यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा एपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब हम आगे के सेंटेंस देखते हैं, यानी जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 6 पे आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास अलंकार, जहाँ पे विरोध की भावना प्रकट हो रही हो तो वहाँ पर ऑक्सीमोरोन अलंकार होता है। ऑक्सीमोरोन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। तो वह अलंकार जिसमें किसी एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण या दोषों को एक साथ दिखाया जाता है, तो वो अलंकार हमारा ऑक्सीमोरोन अलंकार कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, यहाँ पे ऑनर यानी कि सम्मान एंड डिसऑनर यानी असम्मान, दोनों शब्दों का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल हुआ है, यानी दो विरोधी गुण हैं यहाँ पर, सम्मान भी है और अपमान भी है, यानी दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है ऑक्सीमोरोन। सेकंड देखते हैं, ही इज अ वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। यानी वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान फूल, उसे बुद्धिमान भी बोला गया है और दूसरी तरफ उसे बेवकूफ भी बोला जा रहा है, यानी गुण और अवगुण दोनों को ही साथ में रखा गया है। वाइजेस्ट फूल यानी उसे सबसे अधिक बुद्धिमान भी बताया गया है और उसी व्यक्ति को सबसे बड़ा मूर्ख भी बताया जा रहा है अपने ग्रुप का। तो यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो इस सेंटेंस में भी हमारे ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। नंबर 3 देखते हैं, द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। अब यहाँ पर भी देखिए रेगुलर का भी यूज हुआ है, यानी कि नियमित, और इरेगुलर यानी अनियमित, दोनों ही शब्द एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस सेंटेंस में भी ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा विरोधाभास अलंकार का सेंटेंस कहा जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, बिटर स्वीट ऑफ लव। बिटर मीन्स होता है कड़वा और स्वीट मीन्स होता है मीठा, ऑफ लव यानी यहाँ पे प्यार को कड़वा भी बताया जा रहा है और मीठा भी बताया जा रहा है, दोनों ही अपोजिट वर्ड्स का यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस को हम ऑक्सीमोरोन की श्रेणी में ही रखेंगे। तो ये सेंटेंस भी हमारा ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल में आ जाएगा। नंबर 5 पे आता है, टुमारो इज अ वर्किंग हॉलीडे। अब यहाँ पर टुमारो को वर्किंग भी बोला जा रहा है और हॉलीडे भी बोला जा रहा है। वर्किंग का मतलब होता है कार्य करना और हॉलीडे का मतलब होता है यानी छुट्टी का दिन।
तो टुमारो यानी कल को यहाँ पर दो संज्ञाएं दी जा रही हैं। एक तो छुट्टी का दिन भी बोला जा रहा है और दूसरी तरफ वर्किंग भी बताया जा रहा है, यानी कार्य का दिन भी बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में भी हमारे ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को भी जान लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। नंबर 7 पे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच, यानी ध्वन्यात्मक अलंकार। जिस अलंकार में ध्वनि के द्वारा किसी भी चीज़ को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम वहाँ पे ध्वन्यात्मक अलंकार का यूज कर रहे होते हैं, यानी उस सेंटेंस में ओनोमेटोपिया का यूज होता है। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन जान लेते हैं। ओनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग, यानी ओनोमेटोपिया में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं उन शब्दों की ध्वनि के द्वारा ही उसके भाव का अर्थ और संकेत हमें मिल जाता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस में हमारे ओनोमेटोपिया का यूज किया गया है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, क्लिप क्लॉप वेंट द हॉर्स, यानी जो घोड़ा है वो किस तरह से दौड़ गया, खटपट खटपट करके। घोड़े के पैरों की जो आवाज़ होती है वो खटपट खटपट की होती है और हम लोग समझ जाते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर खटपट खटपट जो शब्द का यूज किया गया है उसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा ओनोमेटोपिया अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। अब नंबर 2 देखते हैं। क्रिक क्रैक द बोन ब्रोक, हमारी जो हड्डियाँ हैं उनसे कभी कभी एक आवाज़ निकलती है, क्रैक सी, हड्डियाँ टूटने पे कड़कड़ की आवाज़ आती है। इस सेंटेंस में भी हमारा ओनोमेटोपिया अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 3, पॉप पॉप द बबल्स पॉप्ड, पॉप पॉप द बबल्स पॉप्ड, जो बबल्स होते हैं उनकी एक अलग सी आवाज़ होती है पॉप पॉप की, वो उस तरह से, यानी गुब्बारे जो होते हैं वो फूट जाते हैं, फूटते फूटते बबल्स फूट जाते हैं। तो यहाँ पे गुब्बारों की ध्वनि से ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का पता चल रहा है। नंबर 4, स्नैप स्नैप द फिंगर स्नैप्ड, यानी कटते कटते फिंगर कट गई। तो स्नैप स्नैप द फिंगर स्नैप्ड, तो स्नैप स्नैप से यहाँ पे उंगली के कटने की ध्वनि प्रतीत हो रही है, यानी ये सेंटेंस भी हमारा ओनोमेटोपिया के अलंकार में आ जाता है। नंबर 5, ग्रंट ग्रंट द हॉक गोज, यानी हॉकते हॉकते जो सुअर था वो भाग गया, भाग जाता है। ग्रंट ग्रंट द हॉक गोज, तो ग्रंट ग्रंट की ध्वनि से इस सेंटेंस में भी ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पता चल रहा है, यानी ये सेंटेंस भी ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गए हमारे आज के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन, टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि मैंने अंग्रेजी के साथ साथ आप लोगों को हिंदी में भी इसको बहुत ही अच्छे से आपको पूरी तरह से समझाया है। तो आप लोग इन सभी फिगर ऑफ स्पीच का घर में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करके समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से कवर हो सके और आप अपनी स्पीकिंग को और अपनी अंग्रेजी ग्रामर को कंप्लीटली ग्रो कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और अगर आपके मन में हमारे चैनल या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।